हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके इतिहास विषय जो क्लास 12वीं क्लास का जो पहला बुक है, आज हम उसी बुक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस पहले बुक में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसको हम लोग ईंट, मनके और अस्थियों के नाम से जानते हैं। दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है बंधुत्व के बारे में पढ़ेंगे, विचारक बंधुत्व के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो चैप्टर जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करें। दोस्तों, फर्स्ट बुक में आपको मैं बता दूं कि टोटल 4 चैप्टर की हमने चर्चा किया। कुल मिलाकर के पहला बुक जो आपको 25 नंबर का बोर्ड में आता है, जिसमें 4 चैप्टर इंक्लूड है। अब इसमें ये कहना कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है, ये बहुत हद तक उचित नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पहली जो चैप्टर है हड़प्पा, जिसका नाम है, जिसे एनसीईआरटी में ईंट, मनके और अस्थियों के नाम से हम जानते हैं, और हमारी प्राचीन सभ्यता की पहली शुरुआत यहां से होती है, निश्चित तौर पे ये पूरे चैप्टर में महत्वपूर्ण एक माना जाता है। जिसमें हम भारत में 2500 बीसी से लेकर के 1900 बीसी, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1900, ऐसे तो टेक्स्ट बुक कहा जाए तो 2500 से लेकर के और 1750 बीसी के बीच की कहानी की चर्चा करते हैं। जिसमें हमारे भारत के या हिंदुस्तान की सबसे पुरानी या वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जॉन मार्शल ने जिसके बारे में 1924 में बताया था, उसकी भी कहानी हम इसी चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। आपको बता दें कि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ के बारे में बताता है, उस समय के बारे में हमें बताता है। उसके बाद जो हम 3 चैप्टर आते हैं, तीनों का संबंध न एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी इतिहास हम 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग 1200 साल का इतिहास कहते हैं। जिसमें हम राजा, किसान, नगर में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जिसको हम लोग राजनीतिक और अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है, तीसरा चैप्टर, बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तब बंधुत्व, जाति, वर्ग, जब पूरा चैप्टर 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में चलता है, तो उस दौरान हम पूरे समाज के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। और लास्ट चौथा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, जिसे विचारक, विश्वास और इमारतें कहते हैं, उसमें भी हम 6ठी शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी एडी के बीच की चर्चा करते हैं, जिसमें हम धर्म और संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। और पूरे हमारे धर्म यानी बौद्ध और जैन धर्म और पौराणिक ग्रंथों की चर्चाएं हमें वहां पर देखने को मिलती हैं, और संस्कृति हमारी कैसी थी ये भी मिलती है। इस प्रकार दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको थर्ड बुक और सेकंड बुक दोनों ही बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रखा हूं। दोनों में ही 4-4 चैप्टर मैंने पढ़ाया है। निश्चित तौर पे अगर आप जो आदमी इसको रेगुलर देख रहे होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद हम सारे एमसीक्यू और उसके बाद प्री बोर्ड तक आते आते हम प्रश्न और उत्तर की भी चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे 2-4 मॉडल पेपर का भी चर्चा करें इतिहास के। लेकिन इनमें से आज हम आपके फर्स्ट बुक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम प्राचीन भारत कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हैं। और इसी प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग 3 तरह की बात करें। छोटा सा एक हम बात समझा दें आपको। ये पहला चैप्टर है दोस्तों, जिसे ईंट, मनके तथा अस्थियों के नाम से जानते हैं, जहां पर हम 2500 से लेकर 1900 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे तो टेक्स्ट बुक में 2500 से लेकर 1750 तक की बात होती है, जहां हड़प्पा का अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। हड़प्पा, ईंट, मनके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम ईंट, मनके, अस्थियां के नाम से भी जानते हैं, 2500 से लेकर के 1920 के बीच की कहानी। ठीक है, निश्चित तौर पे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा अगर आप बेहतर तरीके से इसे जानेंगे। और ये वीडियो आपको केवल क्लास 12 के इतिहास में ही सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से अगर आप ये वीडियो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो आने वाले उसके बाद आपके अगर कोई कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो उस कंपटीशन में भी ये हड़प्पा सभ्यता का जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी आपके बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहां तक कि अगर बेहतर तरीके से हमारी कंसेप्ट को समझ लीजिएगा
तो इसके बाद जब आप बीए के फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो वहां पर भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये हड़प्पा पढ़ने को मिलेगा। तो वहां पर भी वीडियो ये आपको बहुत हद तक कामयाब हो सकता है। हालांकि टोटल सिलेबस का मात्र आपको 50 से 60% ही ये कवर करा पाएगा, लेकिन इतना भी आपको बेहतर तरीके से कराने में सक्षम हो पाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि जब तक हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, अर्थात जब तक 1924 तक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने यह सिद्ध नहीं कर दिया था कि हमने दुनिया में सबसे नवीनतम और सबसे पुरानी सभ्यता की खोज कर लिया है, तब तक तो हिंदुस्तान के लिए यही माना जाता था कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। दोस्तों हम बड़ी ध्यान से समझिएगा, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है, क्योंकि हमारी पहचान ही वैदिक सभ्यता से थी। हम सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता ही जान रहे थे, जहां पर हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी में हम पढ़ते थे। और इस वैदिक सभ्यता में हम दो तरह के बांट करके पढ़ते थे। एक को हम ऋग वैदिक काल कहते थे, जो 1500 से लेकर के 1000 बीसी हुआ करता था, और एक हम लोग 1000 से 600 बीसी के बीच की उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते थे। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिलाकर हम एक साथ वैदिक काल कहते थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा काल ही वेदों का काल था। इस पूरे दौरान आर्य जो भारत में आए थे, उन्होंने भारत में 4 वेद लिखा था, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके अलावा और भी कई किताबों को लिखा गया था, लेकिन वेदों को लिखने की वजह से इसे वैदिक काल हम कहते हैं। आर्यों का ये समय था। लेकिन जब आगे चल करके 1921 में, 1922 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे विद्वानों ने मिल करके हिंदुस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत में, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब एक बेहतर से बेहतर सभ्यता के बारे में, विकसित सभ्यता के बारे में, यानी नगरीय सभ्यता के बारे में जब जानकारी दिया, और 1923 में पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जॉन मार्शल ने यह बता दिया कि दुनिया की सबसे पुरानी और नवीनतम सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, तब हमारी खुद की सभ्यता 1000 साल और पीछे चली गई। बात समझ में आ गई होगी, खुद ही 1000 साल पीछे चली गई। यानी जो हम अपना इतिहास की शुरुआत 1500 बीसी मानते थे, वो अब हमारी इतिहास की शुरुआत 2500 बीसी यानी हड़प्पा से मानी जाने लगी। हालांकि उसके पहले का भी इतिहास है, जिसे हम लोग पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल कहते हैं। एक ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें पत्थरों से ही प्राप्त होती है, और उसी पाषाण काल में हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बात करते हैं, जिस नव पाषाण काल की पृष्ठभूमि पर ही हमारा हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुआ था। तो आप लोग दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि पहले हम लोग पुरानी सभ्यता वैदिक मानते थे, लेकिन 1924 के बाद से हमने ये मानना शुरू कर दिया कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता है, अर्थात 2500 से शुरुआत होती है। पहली बात क्लियर। अब आता है दोस्तों कि कोई भी सभ्यता हो या कोई भी इतिहास हो, उसकी जानकारी के लिए हमें 2 चीजों पर निर्भर होना पड़ता है। 2 तरह के हमारे स्रोत होते हैं, जो आपको अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरे इतिहास में 12 चैप्टर पढ़ने हैं, और पूरे एक सेमेस्टर का किताब, एक कोई भी एग्जाम हो, वो हमारा मिड टर्म का एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो या फाइनल ही क्यों ना हो, इन 12 चैप्टर में से किसी न किसी एक चैप्टर में स्रोत आधारित क्वेश्चन जरूर आता है। या तो स्रोत आधारित क्वेश्चन स्रोत में ही पूछ दे, या फिर वो जानकारी के स्रोत के लेकर के पूछ दे। यानी हर चैप्टर में एक स्रोत उस चैप्टर की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए हमारे पास 2 तरह के स्रोत हैं। एक को हम लोग पुरातात्विक कहते हैं, और दूसरे को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हमारे पास 2 तरह के स्रोत होते हैं, तो एक को हम लोग पुरातात्विक या भौतिक साक्ष्य मानते हैं। पुरातात्विक या भौतिक साक्ष्य हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक साक्ष्य कहते हैं। और दूसरा एक हमारे यहाँ साहित्यिक होता है, साहित्यिक साक्ष्य होता है। यानी किसी भी व्यक्ति की जानकारी के लिए हमें 2 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं दोनों चीजों के आधार पर हम किसी व्यक्ति का इतिहास लिखने में सफल हो पाते हैं। या तो
उसका साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो या पुरातात्विक या दोनों ही अगर उपलब्ध हो तब तो हम बेहतर से बेहतर उस व्यक्ति का इतिहास लिख पाते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई एक तो हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो हड़प्पा की जानकारी के लिए भी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन एक बात इसमें है, हड़प्पा वासी निश्चित तौर पे नगरीय सभ्यता थे। हड़प्पा वासी नगर में रहते थे, शिक्षित लोग रहे होंगे, निश्चित तौर पर रहे होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उन्होंने लिखावट लिखी है, जो भाव चित्रात्मक शैली में उन्होंने लिखा है, उस चित्रात्मक शैली में जो लिखे हुए शब्द हैं, जो 375 से लेकर के 400 जो उनके वर्ड हैं, उन वर्ड को आज तक हम लोग पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता में साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी हम इसकी जानकारी के लिए साहित्य पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर हो पाते हैं। इसलिए हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई है हड़प्पा के बारे में, वो किससे प्राप्त हुई है? पुरातात्विक साक्ष्यों से ही हुई है, क्योंकि अभी तक हम उनके लिखित साक्ष्यों को पढ़ पूरी तरह से नहीं पाए हैं। इसी वजह से हम हड़प्पा के इतिहास को आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, आधे इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो प्राचीन इतिहास होता है उसकी जानकारी तो हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन हड़प्पा के बारे में केवल एक जानकारी प्राप्त होती है, वो है पुरातात्विक। साहित्यिक तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि प्रयास अभी भी जारी है, खोद जारी है, खोदाई जारी है और लिखने पढ़ने का काम भी जारी है। एक दिन निश्चित तौर पे इसमें सफलता प्राप्त होगी, उस दिन हमारा इतिहास निश्चित तौर पे बदलेगा। हड़प्पा का इतिहास तो बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई कि किसी व्यक्ति की जानकारी यानी कोई सभ्यता की जानकारी के लिए दो प्रकार के स्रोत पर हमें निर्भर होना पड़ता है। दूसरी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें इन स्रोतों में पुरातात्विक में क्या क्या होने चाहिए? वहां का कब्र हो, वहां का मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन हो, कोई मूर्ति हो, वहां का नाला कैसा हो, वहां के ईंट कैसा था, वहां के मनके कैसे थे, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा बाबू याद रखना, हड़प्पा लिखते वक्त, हड़प्पा के क्वेश्चन लिखते वक्त एक बात को जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको इससे खुश होगा कि कोई बात लिखते हुए आप ये बात जरूर कहने से हिचकिचाइएगा या दूर रहिएगा कि ऐसा ही था। ऐसा ही था हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतना कंफर्मेशन के साथ हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि जो चीजें ये प्राप्त हुई है वो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि हम तो अनुमान के आधार पर हड़प्पा लिखते हैं। हम अनुमान लगाए हैं हड़प्पा के इतिहास में कि कोई ऐसी वस्तु है और आज इसका इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हड़प्पा वाले भी वस्तु इसका इस्तेमाल ऐसे करते होंगे। तो लिखते वक्त हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कहिएगा कि शायद ऐसा रहा होगा। हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ तो प्रमाण नहीं है। हम तो तुलना कर रहे हैं, हम तो साक्ष्यों को देख करके वर्तमान के साक्ष्यों को अतीत के साक्ष्यों के साथ जोड़ करके हम लिखने का इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि लिखते वक्त ये बात जरूर होनी चाहिए कि शायद ऐसा बात रहा होगा। ये दो बातें दोस्तों मैंने पहले बताई, जानकारी के स्रोत बताया हमारे इतिहास की। अब हम चलते हैं अपने इस हड़प्पा की तरफ। निश्चित तौर में आपको ये नोट्स पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा और आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के बेहतर नोट्स बना सकते हैं। कह रहा है कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यही तो इलाका था, अगर हम यहाँ देखा जाए तो यही वो इलाका था जहां पर भारत में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है और वहां से जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिमोत्तर भारत में 1921 ईस्वी में जिस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे कालांतर में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। चूंकि हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और चूंकि यह सभ्यता पूरी तरह से एक नदी के किनारे विस्तृत हुई थी और वो नदी का नाम सिंधु नदी था, इसीलिए पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इसीलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो एनसीईआरटी इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों ही नाम देने में सक्षम है।
जाना जाता है। यह सभ्यता 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक जीवित रही थी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि 1900 तक तो जीवित थी, लेकिन 1900 के बाद पतन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या कोई व्यक्ति एक दिन में पतन हो जाता है? नहीं, पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो धीरे 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 वक्त लगता है, और शायद 1900 से लेकर के 1750 ईस्वी तक आते आते हड़प्पा पूरी तरह से खत्म हुई होगी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत 1750 माना जाता है। ठीक है, थी। इसके बाद इस सभ्यता का पतन आरंभ हो गया। इस सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत साहित्यिक एवं पुरातात्विक या भौतिक साक्ष्य है। अभी मैंने समझा दिया इसको, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की साहित्य चूंकि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर होना पड़ता है। जैसे उस समय का मोहरों से हमें पता चलता है कि व्यापार कैसे होता था, किसके साथ होता था। उस समय का आवास, घर कैसा था, कैसा घर बनता था, स्थापत्य वहां पे कैसा था, कैसा कला था, कैसी नहीं थी। अच्छा, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते थे। फयांस नाम के बर्तन देख करके हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी कारीगरी होती थी। आभूषण मनके कैसे बनाते थे, उनके औजार कैसे हुआ करते थे, उनके कब्रिस्तान के कैसे संरचना थी, क्या दफनाए जाते थे या मिट्टी में खुदाई की जाती थी या जलाते थे या क्या करते थे, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। कब्रिस्तान से तो अमीर और गरीबी का अंतर भी पता चलता है, सामाजिक भिन्नता का पता चलता है इत्यादि। इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक इन साक्ष्यों के आधार पर कैसे इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सभ्यता एक शांति प्रिय और शहरी सभ्यता थी जो अपने आप में उत्कृष्टता के लिए जानी जाती थी। याद रखिएगा, यह शहरी भी थी और कैसी थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। लोग बहुत ज्यादा मार धाड़ पर विश्वास नहीं करते थे। अब कह रहा है कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, एनसीईआरटी का यह शब्द है, पूछा नहीं गया है, कभी पूछ सकता है 2-3 नंबरों में, इसलिए याद रखिएगा कि संस्कृति का मतलब यह होता है कि जब कोई कल्चर एक पार्टिकुलर एरिया में, भौगोलिक एरिया में लंबे समय तक वहां अपना अस्तित्व में जीवित रहता है तो उस कल्चर को वहां की संस्कृति मान ली जाती है। जैसे कह रहा है कि पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक स्थान, एक विशेष कालखंड तक भौगोलिक क्षेत्र में संबंध रखते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं वहां का। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। दोस्तों देखिए, मैंने जब ये चैप्टर लिख रहा था, पीडीएफ बना रहा था, तो इस एनसीईआरटी में ना थोड़ा आगे का पीछे और पीछे का आगे लिख रखा है। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी की शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा और मेरा वीडियो देखिएगा तो थोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन मैंने इसको उस क्रम से स्टार्ट किया जहां से बिल्कुल नए तरीके से एकदम स्टार्ट होने वाला था। इसलिए हमने अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया। एनसीईआरटी के मैटर तो है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन कुछ चीजें एनसीईआरटी में जो शुरू में देनी चाहिए वो बाद में दिया है, वो बाद वाले चीजों को हमने शुरू में रख करके आगे बढ़ा। अब जब हमने ये पृष्ठभूमि समझ लिया, वहां की भौगोलिक परिचय समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, तो अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। क्या हम हड़प्पा को हड़प्पा ही केवल नाम जानते हैं या इसे हम सिंधु घाटी के नाम से कहते हैं? तो नहीं, हड़प्पा सभ्यता को हम 4 नामों से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम मूल रूप से 4 नामों से जानते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कहिएगा क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और सबसे पहले उसी की जानकारी मिली, इसीलिए उसी के नाम पर सबसे पहले इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया। ठीक है, अक्सर देखिए हमारे घर में, आपके घर में 2-3 भाई बहन होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं ना, अक्सर उन्हीं का नाम ज्यादा प्रचलन में होता है। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो यही कहता है कि फलाना की मम्मी या फलाना का मामा या फलाना का पापा कहाँ है, अर्थात उस व्यक्ति का नाम पहले लिया जाता है जो पहले स्थान पे आता है। तो पहले स्थान पे हड़प्पा की खुदाई हुई, इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। और चूंकि ये पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और यह नगरीय सभ्यता थी। इसके पहले पाषाण काल वाले थे,
पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण था वहां पर। वो लोग नगरीकरण नहीं था, वो लोग तो गांव में रहते थे, कहीं कहीं मतलब घुमक्कड़ जिंदगी थी उनकी, जंगलों में रहते थे, इसीलिए वो बस्तियां नहीं बसा पाते थे। लेकिन यहाँ पे पहली बार नगर जैसी प्रवृत्ति देखने को मिली, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि एक बात जरूर याद रखिएगा, पूरी हड़प्पा में कहीं पर भी लोहा का जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनको टेक्निकली तो जानकारी थी, नॉलेज तो बहुत था। तो वो लोग ना कांसा का इस्तेमाल करते थे धातु के तौर पर, तांबा और जस्ता मिला करके बनाते थे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में कांसा का इस्तेमाल करते थे। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को हम कितने नाम से जानते हैं, तो हम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसे कभी कभी हम सिंधु और सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी और सिंधु नदी के किनारे ही ये सभ्यता डेवलप हुई थी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि नोट में याद रखिएगा, कभी कभी तो इस सभ्यता को सिंधु और सरस्वती की सभ्यता भी कह सकते हैं, कहकर संबोधित किया था, क्योंकि यहां पर दोनों ही नदियां बहती थी। क्लियर हो गया दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, किस नाम से नहीं जानते, और दे देगा कि लोह युगीन संस्कृति। तो क्या लोहा था हड़प्पा में? नहीं था ना, तो इसलिए याद रखिए कि हड़प्पा में लोहा नहीं था, तो हड़प्पा लोह युगीन संस्कृति नहीं हो सकती है। या तो कांस्य युगीन संस्कृति होगी, या प्रथम नगरीय सभ्यता होगा, या हड़प्पा होगा, या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। अब दोस्तों अगला हेडिंग आता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, जो हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी से लेकर के, बीसी तो आप समझ ही रहे होंगे, बिफोर क्राइस्ट, जो समय से पहले होता है। अब तो हालांकि यहाँ पर अब एरा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, सीसी का इस्तेमाल होने लगा है। तो 2500 बीसी जो हमने निर्धारण किया है, और हमने कहा कि 1900 बीसी तक हड़प्पा जिंदा था, तो इसको किस आधार पे हमने निर्धारित किया? इसी को काल निर्धारण कहते हैं। क्योंकि देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करना एक कठिन काम था। कठिन काम इसलिए था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजें हमें खुदाई के दौरान मिली, वो काफी विकसित अवस्था में मिली। पहली तो प्रॉब्लम यही है कि विकसित अवस्था में है। अब हम कैसे पता करें कि ये विकसित अवस्था जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई? पहली प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम की कोई साक्ष्य नहीं है। अगर कोई साक्ष्य लिखा हुआ है तो उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, और जब उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं तो फिर हम लिखित साक्ष्यों पर निर्भर ही नहीं है, हम पूरा तात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। उन साक्ष्यों पर निर्भर हैं जिन साक्ष्यों को देख करके हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, और वो साक्ष्य जो मिले हैं वो सब विकसित अवस्था में मिले हैं। ऐसी परिस्थिति में हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी हमारे देश के इतिहासकारों ने इस कार्य को बड़ी सावधानी पूर्वक करने में सफलता प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करना जटिल कार्य है, क्योंकि एक तरफ जहां इस सभ्यता की लिपि हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, जिसके कारण वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती, वहीं दूसरी तरफ जो भी साक्ष्य मिले हैं विकसित अवस्था में मिले हैं, इसलिए वास्तविक जानकारी भी नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी हम एक पद्धति है जिसको रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण पद्धति कहते हैं। रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण पद्धति के आधार पर हम इस निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं कि सभ्यता का कालक्रम 2600 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक थी, जिसे 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। यानी पूरी सभ्यता जो थी, लगभग एक मोटा मोटी आकलन मिल गया कि शायद ये 2500 से लेकर के 1750 तक रही होगी। और इस इतने बीच के दौरान के समय को हम 3 अवस्था में बांट कर देखते हैं। पहली अवस्था वो थी जो से हम प्रारंभिक हड़प्पा कहते थे। 2500 से लेकर के 2300 के बीच तक आते आते प्रारंभिक हड़प्पा जो शुरुआती थी, और फिर 2300 से लेकर के 1900 तक आते आते जो विकसित हड़प्पा थी, और 1900 के बाद 1750 तक उत्तरवर्ती हड़प्पा, जिसे हम पतन या परवर्ती हड़प्पा भी कहते हैं, ये थी। अर्थात हड़प्पा 3 चरणों में विकसित हुई थी, प्रारंभिक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, और एक उत्तरवर्ती हड़प्पा या परवर्ती या पतन वाला हड़प्पा। इसी को हम क्या कहते हैं? तो
3 अवस्था से होकर गुजरी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक स्थिति या विस्तार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता किस किस एरिया में फैली थी? तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भारत के पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी, यानी पश्चिम और उत्तर वाली पाकिस्तान वाले इलाके में हुई थी, जो मूल रूप से 3 देशों में फैली हुई थी। हमारी ये हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ था? 3 देशों में फैला हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। एक तो अफगानिस्तान में सुरतगई हमें देखने को मिल जाता है, पाकिस्तान में तो मोस्टली ही साइट मिले हुए हैं, और एक भारत में, यानी 3 देशों में फैला हुआ था उस समय। अभी वर्तमान में कह सकते हैं, लेकिन जब खुदाई हुई थी तो ये तो लगभग 2 ही थे, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही थे, 2 ही थे। लेकिन अब ये 3 देशों में है, और इसका आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। हड़प्पा किस आकार में थी? त्रिभुजाकार थी। अगर आप देखें तो हड़प्पा को हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर में जैसे कह सकते हैं ना कि उत्तर में मांडा नाम का एक जगह था, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे था। उत्तर में मांडा हम कह सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित था, सबसे उत्तरी छोर था मांडा। दक्षिण में हम कह सकते हैं कि सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद एक जगह था, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। दायमाबाद था, जो गोदावरी नदी, और वो भी ना मिले तो परवरा नदी कहते हैं, गोदावरी की सहायक परवरा नदी थी, उसी के किनारे ये स्थित था। दक्षिण में बिल्कुल हो गया। पश्चिम में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सुतका के डोर नामक एक जगह था, यह दासक नदी के किनारे यहां पर स्थित था। और पूरब में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एक जगह था, आलमगीरपुर एक जगह था। इसी आलमगीरपुर जगह में हिंडन नदी के किनारे एक सभ्यता मिली थी, इसलिए इसकी पश्चिमी छोर क्या हो गया? आलमगीरपुर। उत्तर का छोर हो गया मांडा, पश्चिम का छोर हो गया सुतका के डोर, और दक्षिण में हो गया दायमाबाद। और इसी के बीच में हमारी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, जिसका आकार किसका था? त्रिभुज के आकार का था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपनी पूरी अवस्था में 3 देशों में वर्तमान में फैली हुई है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हड़प्पा रावी नदी किनारे डेवलप हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में था। धौलावीरा भी गुजरात में कच्छ के रण में था। कालीबंगा राजस्थान में घाघर नदी के तट पर था। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और ये दोस्तों मिलाने के लिए भी आ सकता है, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये तो चर्चा हमने पहले भी किया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल एक व्यक्ति थे, हमारे इतिहासकार थे। जॉन मार्शल जो दूसरे नंबर पे आए थे, सबसे पहले कनिंघम थे, फिर जॉन मार्शल, और लास्ट में हमारा व्हीलर आते हैं। ठीक है, तो जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई, और 1923 में जाकर के पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, जॉन मार्शल के द्वारा अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद 1924 में इस सभ्यता की जानकारी पूरी तरह से अस्तित्व में आ गई। यानी सभ्यता के बारे में जॉन मार्शल ने बता दिया कि मैंने दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम सभ्यता की खोज की है। ये सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। 1924 में अस्तित्व में आ गया जॉन मार्शल के द्वारा। हालांकि इसकी साम्यता स्थापित करने में विद्वानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मेहनत अगर सफल दिशा में हो तो कामयाबी एक दिन जरूर मिल ही जाती है। तो अगर इन्होंने मेहनत की थी, लंबा समय लिया जरूर, लेकिन दुनिया के सामने एक ऐसी सभ्यता को ला करके रख दिया जो शायद मेसोपोटामिया से भी पुरानी सभ्यता का प्रमाण हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कितने भागों में से बांट सकते हैं हम लोग? तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया था। एक आरंभिक हड़प्पा, जो कहते हैं कि ये कब से कब तक था? 2500 से लेकर के 2500 बीसी से लेकर शायद 2300 बीसी की हम बात करते हैं कि 2300 बीसी तक आरंभिक हड़प्पा, फिर से 2300 बीसी से लेकर के
1900 बीसी तक हम विकसित हड़प्पा की बात करते हैं और 1900 बीसी से लेकर के हम 1750 बीसी तक पतन वाली हड़प्पा की बात करते हैं, जिस हड़प्पा का परवर्ती हड़प्पा या उत्तरवर्ती या पतन वाले हड़प्पा के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, कह रहा है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, हम पहली वाली हड़प्पा की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक हड़प्पा की, कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यानी पंजाब वाले क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। निश्चित तौर पे होनी ही चाहिए, कोई व्यक्ति अचानक धरती पर तो आकाश से उतर के आएगा नहीं, ये भी आप जानते हैं। हड़प्पा वासी कहीं से कूद करके तो आए नहीं थे। निश्चित तौर पे अगर वो कहीं ना कहीं से हड़प्पा के लक्षण उसमें दिखित हुए तो उससे पहले कोई संस्कृति भारत में रही होगी और उसी संस्कृति के डेवलप होते होते इनके चरण आए होंगे और हड़प्पा का एक पहचान अपना लेकर के आगे बढ़े होंगे और पुरानी संस्कृति की अंत हुई होगी। तो वही कह रहा है कि हड़प्पा से पहले भी इस एरिया में कई संस्कृति अस्तित्व में थी, जैसे वो नौ पाषाण वाली संस्कृति, चॉपर चॉपिंग पेबुला संस्कृति, ये पत्थरों वाली संस्कृति थी। पत्थर होते थे, चॉपर चॉपिंग मतलब पत्थर, छोटे मोटे गोल मटोल पत्थर होते थे। अब दोस्तों ये यहाँ का विषय नहीं है, थोड़ी बहुत ही समझ लीजिएगा, नहीं तो ये तो विषय हम लोग कहाँ पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं पाषाण काल में पढ़ाते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की जब बात करते हैं तो वो काल हमारे पत्थरों की ही संस्कृति पर डेवलप थी। पत्थर ही वहां के जानकारी के स्रोत थे। बड़े पत्थर, मध्य पत्थर और छोटे पत्थरों के आधार पर वहां औजार बनाए जाते थे और उसी के आधार पर जानकारियां हमें प्राप्त होती है। बस हल्की सी जानकारी रखिएगा। चॉपर चॉपिंग पेबुला संस्कृति और हैंडेक्स, हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, संस्कृति इत्यादि। हालांकि ये संस्कृति नव पाषाण काल में विकसित हुई थी और इसी तो नव पाषाण काल की पृष्ठभूमि पर हड़प्पा विकसित हुई थी, जो अपने विशिष्ट मृदभांड और शैली अर्थात उत्तर काले पॉलिश मृदभांड शैली के लिए प्रसिद्ध थी। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारों का भी साक्ष्य मिलता है, जो आरंभिक हड़प्पा का संकेत देता है। यानी देखिए, आरंभिक हड़प्पा का प्रमाण और नव पाषाण काल का अंतिम प्रसारण, जब दोनों चीजें मिलाई जाती है तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट के साथ वो आगे बढ़ता है। कुछ उसमें पुरानी चीजें रहती है, कुछ चीजें नई जुड़ती है। पुरानी चीजों को हम नवपाषाण के काल से जोड़ते हैं और नई चीजें जो ऐड होती है वहां पर विशेषता के तौर पे, उसे हम ये मानकर चलते हैं कि एक नई संस्कृति का यहाँ से संकेत मिलने लगा और वो नई संस्कृति की शुरुआत हड़प्पा के रूप में हम लोग मान के चलते हैं, जिसे हम प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं। तौर पर हड़प्पा का संकेत देता है। इस काल की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और वो घास भूस की बनी होती थी। इस काल के लोग अब धीरे धीरे संग्राहक से यानी घुमक्कड़ जिंदगी से अस्थाई जीवन की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच कुछ समय अंतराल जरूर देखने को मिलता है, लेकिन आरंभिक हड़प्पा के पृष्ठभूमि पर ही विकसित हड़प्पा का भी विकास होता है। जैसे नव पाषाण काल के अंतिम अवस्था पर ही प्रारंभिक हड़प्पा का विकास हुआ, उसी तरह से प्रारंभिक हड़प्पा के ही विकसित होते होते विकसित हड़प्पा का भी वहां पर विकास होगा। तो अब जो ये संबंध पाए गए हैं, तो सबसे पहले हमें हड़प्पा में एक चीज देखने को मिलता है, वो है निर्वाह के तरीका। यानी वहां पर जो हड़प्पा के लोग थे, उनके जीवन जीने के तरीके क्या थे, किस प्रकार से वो अपना जीवन जीते थे। क्योंकि आज भी हम लोग अपना जब जीवन जीते हैं ना, तो इसके कई तरीके होते हैं। कोई नौकरी करके अपना जीवन चलाता है, तो कोई कृषि करके कराता है, तो कोई व्यापारी करके कराता है, तो कोई बिजनेस करके, कोई कुछ तरीके से। तो हड़प्पा वासी क्या करते थे जी, तो वो लोग भी उनके जीवन जीने के निर्वाह के तीन तरीके थे, संग्राहक, आखेटक और कृषि। कृषि खेती भी करते थे, शिकार भी थे और जंगलों से फल मूल, फल फूल, कंद फल फूल प्राप्त करके भी जीवन प्राप्त करते थे। तो इसी को हम निर्वाह के तरीके कहते हैं। दोस्तों आप इसे गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। यहां से क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे भी गए हैं और संभावना भी बनती है। कह रहा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति उन ही स्थानों पर विकसित हुई जहां पहले आरंभिक हड़प्पा थी। निश्चित तौर पर है। और हमारे शरीर में 3 अवस्था गुजरता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और पूर्णावस्था। नॉर्मली देखा जाए तो, ऐसे तो साइकोलॉजी के हिसाब से कई हो सकते हैं। तो क्या प्रारंभिक जो अवस्था होती है, जो बाल्यावस्था पर ही तो युवावस्था विकसित होती है।
ऐसा तो नहीं है कि बाल्यावस्था पूरी तरह से हट गया तब युवावस्था आ रहा है, नहीं, उसी की पृष्ठभूमि होगी। तो प्रारंभिक हड़प्पा पर ही विकसित हड़प्पा भी विकसित हुई थी, संस्कृति विकसित हुई। आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच एक समानता तो देखने को मिलता है, वह थी निर्वाह के तरीके। दोनों ही लोग संग्राहक भूमिका के दौर से गुजर रहे थे, दोनों ही लोग आखेटक के दौर से गुजर रहे थे। हाँ, कृषि में नव प्रारंभिक हड़प्पा वाले थोड़ा कम थे, विकसित वाले ज्यादा थे, लेकिन थे तो दोनों ही शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद जैसे फल फूल कंदमूल इत्यादि इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी के रूप में जानवरों तथा मछलियों का प्रयोग भी भोजन के लिए करते थे। हालांकि आहार के रूप में वहां पर, अब देखिए, अगर उन्होंने फल फूल प्राप्त किया इसका मतलब कि वो संग्राहक रहे थे। अच्छा, जानवरों के रूप में कुछ चीजें मिली है, यानी कि वो मांसाहारी आखेटक भी रहे थे। और कह रहा है कि हालांकि कुछ आहार के रूप में दाने भी मिले हैं वहां से। अगर दाने मिले हैं तो निश्चित तौर पे वो लोग क्या थे, खेती भी करते थे। तो उनके जीवन के निर्वाह के 3 तरीके थे। पहला संग्राहक, दूसरा संग्राहक के साथ साथ आखेटक शिकारी थे वो लोग, ठीक है, और तीसरा कि खेती यानी कृषि करते थे, क्योंकि अनाज के कुछ दाने भी मिले हैं। अनाज का भी इस्तेमाल करते थे जिनका हमें प्रमाण देखने को मिलता है, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा, तिल, चावल। पालतू जानवरों के रूप में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, मछली का साक्ष्य भी मिलता है, जबकि अन्य जंगली प्रजातियों में बराह, हिरण, घड़ियाल आदि इनका जीवन आखेटक भी था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी निर्वाह के तरीकों में 3 तरीके, संग्राहक जंगलों पर निर्भर होकर के फल फूल कंद पर, आखेटक शिकार करके, और कृषि यानी कुछ खेती करके अनाज भी पैदा करते थे। और ऐसी स्थिति में तीनों पर ही वो लोग निर्भर थे। ये क्वेश्चन आपको क्या आता है, बोर्ड में पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए आप इसे गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को इसमें इतने ही तक निर्वाह के तरीके तक चर्चा कर रहे हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो निश्चित तौर पे अच्छी लगी होगी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि इससे भी बेहतर वीडियो में अगला लेकर के आऊंगा जो इसके अगले चरण की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।